हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम आपके लिए जो वो यूनिट 3 दैट इज़ बेसिकली क्वांटम फिजिक्स लेके आए हैं बच्चों। तो क्वांटम फिजिक्स का इस पूरे यूनिट में हम पढ़ेंगे कि क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स जो था वो फेल हो रहा था जब हम स्मॉल साइज पार्टिकल की बात कर रहे थे बच्चों। ठीक है। और इस फील्ड में जो है कंट्रीब्यूशन बेसिकली प्लैंक का भी बहुत है, बोर्स, श्रोडिंगर, इन सब मतलब साइंटिस्टों का बहुत कंट्रीब्यूशन है क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है। तो बेसिकली जो इस पूरे यूनिट में हम बेसिकली फिर बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे बच्चों, उसको सॉल्व करके हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला टॉपिक है आपका बच्चों वो है ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो जो भी क्लासिकल के लॉज थे, जो कि क्लासिकली जो साइंटिस्टों ने इस ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की। ठीक है। पर जो एक्सपेरिमेंटली जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम था वो बेसिकली रेले जीन्स और बीन्स ने जो है वो बेसिकली इस जो कि एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो फेल हो गए। ठीक है। उसके बाद जो था वो फिर प्लैंक्स ने इस एक्सपेरिमेंटली जो कर्व है, स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का, उसको जो है वो सॉल्व किया, उसके लिए एक इक्वेशन जनरेट की जो है वो इस कर्व के साथ वेरीफाइड कर रही थी। ठीक है। सो ये बेसिकली ओरिजिन ऑफ द क्वांटम थ्योरी है बच्चों। ये जो यहाँ से जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और ब्लैक बॉडी और इसका जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है। जो कि हम इसकी अगला वाला टॉपिक हम प्लैंक्स लॉ पर पढ़ेंगे। तो प्लैंक्स ने फिर इस जो स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का उसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है बच्चों। तो उसने एक थ्योरेटिकली फार्मूला दिया था एनर्जी डेंसिटी का, और उस जो कि एक्सपेरिमेंटली जो आया हुआ है बच्चों कर्व, उसके साथ उसने उसको मैच किया था। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी है क्या। सो ब्लैक बॉडी इज एन body that absorb completely all the electromagnetic radiation of whatever the wavelength that falls on it and also emit all the रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी आइडियली जो हम माने तो एक ब्लैक बॉडी ऐसा जो जिसमें कि लैम्प ब्लैंक की कोटिंग है मतलब इनसाइड में और निकल पॉलिश है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में ब्लैक बॉडी एज द एब्जॉर्बर है। तो यहाँ से सोर्स से लाइट स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई और इसने इस ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अगेन जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो एमिट भी करेगा। ठीक है। जो कि उसके ऊपर फॉल होगा और एमिट करने के बाद यहाँ से डिटेक्टर के थ्रू हम एनर्जी डेंसिटी मेजर कर लेंगे डिफरेंट वेवलेंथ रेंज, और यू कैन से द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज। क्योंकि कोई भी बॉडी है यदि उसका टेम्परेचर है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है। मतलब यदि हम बात करें आयरन की बात करें कि आयरन रोड है, जब हम हीट करते हैं तो पहले वो रेड होता है मतलब कि लो मतलब एनर्जी का फोटोन, फिर और हम करते हैं तो उसमें जो ऑरेंज कलर, फिर जब हम उसको और मतलब हीट करते हैं तो मतलब येलो कलर, देन वाइट कलर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी है जो वो एमिट कर रही है that is depend upon the temperature of this body। यदि आप मतलब कि हीट करते जाओगे तो ब्लैक बॉडी और बॉडी जो हम बात जनरली बॉडी करते हैं उसका जो एनर्जी मतलब एमिट करेगा that is proportional to the टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों। वो इंडिपेंडेंट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी। सो द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर टू विच इट रेज एंड नॉट नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी यहाँ से हम बात करें तो जब हम ये जो मतलब डिटेक्टर है इसने अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें, जैसे कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी तक। ठीक है। सबका जो है वो रिकॉर्ड कर लिया उसने, ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि एनर्जी स्पेक्ट्रम मतलब कि एनर्जी डेंसिटी के स्पेक्ट्रम को उसने नोट डाउन कर लिया
इस डिटेक्टर ने, ठीक है, और उसको फिर प्लॉट किया एक्सपेरिमेंटली। आप भी मतलब इस तरह आप बोले फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लैक बॉडी लिया जैसे लैम्प ब्लैंक कोटेड और आपने लाइट एब्जॉर्ब कराई, फिर जो एमिट हुआ उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटली पैटर्न आएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो पैटर्न है इसको बेसिकली इस तरह से ये वाला जो पैटर्न है वो ड्रॉ किया, और आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यदि हम यहाँ से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये एमिट कर रहा है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उतना ही जो वो पीक जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ब्लैक बॉडी या बॉडी का, तो आप क्या करोगे कि उसका जो पीक है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली, और इस ब्लैक बॉडी जो है इसके बारे में जो कर्व है इसके बारे में स्टीफन्स ने बताया। स्टीफन्स ने क्या कहा कि द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ये स्टीफन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी पे डिपेंड करेगा, जितनी ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एमिट कर रहा है, that is depend on the fourth power of temperature of that। ये बेसिकली फिलामेंट है जो कि एमिट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन कि जैसे ही हम उसकी टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब आप सपोज करो कि ये आयरन है, आयरन के केस ले ले तो ये रेड एमिट करेगा, लो एनर्जी का फोटोन, फिर और ज़्यादा इसको टेम्परेचर दिया तो वो सपोज करो वो येलो करेगा, सॉरी ऑरेंज करेगा, फिर और करेंगे तो उसको क्या करेंगे, येलो एमिट करेगा। तो ये जो शिफ्ट है टुवर्ड द हायर एनर्जी, देखिए बच्चों ये शिफ्ट जो है वो हायर एनर्जी की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जो इस एरिया अंडर द कर्व यदि हम कैलकुलेट कर ले, ये जो एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया को कैलकुलेट कर तो हमें पता चल जाएगी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी और एनी नॉन ब्लैक बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये तो स्टीफन्स लॉ हो गया। अब क्लासिकली फिर रेले जीन्स ने भी कोशिश की, उसने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, क्लासिकल लॉ के अकॉर्डिंग कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो 8 पाई kT/λ 4 मेजर करेगा ये थ्योरेटिकली, ठीक है, डिटेक्टर। तो इसमें क्या हुआ, रेले जीन्स का जो लॉ था बच्चों वो बेसिकली लोअर मतलब कि हायर वेवलेंथ पे तो ठीक था, पर लोअर वेवलेंथ रेंज में वो क्या हो रहा था, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि यदि लैम्डा यहां से देखिए, यदि ये लैम्डा जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लैम्डा इज c/फ्रीक्वेंसी, यदि लैम्डा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यदि हम यहां से बात कर ले टोटली, यदि हम यहां से बात करें न्यू इज इक्वल टू c/λ, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। यदि लैम्डा 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो मतलब c जो है, यदि लैम्डा डीके हो रहा है, ठीक है, और तो न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि एनर्जी जो वो बढ़ती जाएगी। तो रेले जीन्स का जो वो फार्मूला जो कि क्लासिकल लॉ के बेस था, ठीक है, वो जो फार्मूला था वो हायर वेवलेंथ के लिए ही क्या था, सफिशिएंट था, लोअर वेवलेंथ में ये क्या कर रहा था, फेल हो जाए, ठीक है। तो रेले जीन्स लॉ जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के कर्व को, ठीक है। फिर बीन्स ने कहा, बीन्स ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ये लैम्डा एम है, ये लैम्डा एम, ये लैम्डा एम और ये लैम्डा एम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप यहां से देखिए टेम्परेचर जो है वो क्या है, बढ़ रहा है,
तो वेवलेंथ क्या हो रही है, जो वेवलेंथ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लोअर साइड की तरफ हो जा रहा है। आपने देखा कि जितना 646 केल्विन पे ये लो वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो पीक ऑफ दिस कर्व, ये लैम्डा एम का मतलब कि वेवलेंथ पीक लैम्डा, जैसे यहाँ पे 1.6 है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, इसे बेसिकली बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। दैट इज लैम्डा एम मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बीन्स ने ये एक्सप्लेन करने में कि किस तरह से इसकी वेवलेंथ की पीक की जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रही है टेम्परेचर के साथ, ठीक है बच्चों। सेकंड, बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बीन्स ने ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, पर वो जो था दैट इज वैलिड फॉर द लोअर वेवलेंथ। दैट इज वैलिड फॉर द लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ यहां तक तो ये वैलिड था, पर यहां पे जाके वो भी क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था। हायर वेवलेंथ के में ये क्या हो रहा था, ये डेविएट हो रहा था, ठीक है। तो बीन्स लॉज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, दोनों जो थे वो पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। एक जो था वो लोअर वेवलेंथ में एप्लीकेबल था और एक जो है वो हायर वेवलेंथ में एप्लीकेबल था। मतलब कि जो रेले जीन जो था वो हायर वेवलेंथ तक एप्लीकेबल था। जैसे ही वेवलेंथ यहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है बच्चों, इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी भी बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते आते जो वो रेले जीन्स लॉ जो है वो फेल हो गया, ठीक है। ये पूरा इन्फिनाइट की तरफ इस तरफ ये चला गया। और इसी तरह से ये जो बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो क्या था, लॉन्गर जो लोअर वेवलेंथ में ये वैलिड था और हायर वेवलेंथ रीजन में ये डेविएशन आ रहा था, ठीक है। तो अब ये जो लॉज हैं ये इस पूरे जो क्लासिकल के जो लॉ हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ हैं वो फेल हो गए ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इसके बाद फिर प्लैंक्स आया। तो प्लैंक्स ने इस पूरे के पूरे जो ब्लैक बॉडी है का जो स्पेक्ट्रम उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसने ये बोला कि जो क्लासिकली क्या बोलते थे, क्लासिकली जो ये रेले जीन्स और बीन्स मतलब डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलते थे कि जो इस पे जो ऑसिलेटर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या कर रही है, जो एनर्जी सन से जो आ रही है या किसी सोर्स से आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है, ठीक है। और जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, तो वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस हो रही है। दैट इज द एवरेज एनर्जी, ठीक है। दैट इज एवरेज एनर्जी इज KT। इसीलिए जो था वो जो है रेले जीन्स और बीन्स जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि जो ये ब्लैक बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रही है, ठीक है। फिर प्लैंक्स ने कहा कि नहीं, जो एनर्जी जो है वो क्या है, डिस्क्रीट नेचर, मतलब कि NH-nu, En इज इक्वल टू NH-nu, कि ये डिस्क्रीट नेचर में है कि यदि सोर्स से लाइट आ रही है तो ब्लैक बॉडी जो है, जो उसके जो ऑसिलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एज ए कि ये जो ब्लैक बॉडी का इनर पोर्शन है वो एक मतलब मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो ऑसिलेटर जो है वो एनर्जी जो है सोर्स से या सन से डिस्क्रीट नेचर में ले रहे हैं। जैसे H-nu ले लिया, 2H-nu ले लिया, 3H-nu ले लिया, इसके बीच में नहीं बच्चों। तो डिस्क्रीट वे से जो था वो क्या कर रहा था, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और एमिट कर रहा था, ठीक है। इसलिए जो था वो प्लैंक्स लॉ, इसका मतलब कि क्वांटम फील्ड थ्योरी, मतलब कि जो एनर्जी है वो क्वांटा के टर्म में एब्जॉर्ब हो रही है और क्वांटा के टर्म में एमिट हो रही है। इसलिए जो था वो क्वांटम
फिजिक्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो फिर बाद में प्लैंक्स ने जो है वो बेसिकली मतलब हाइपोथेसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो ड्राइव करेंगे, और तब हम ये देखेंगे कि ये जो पूरे का पूरा कर्व है वो प्लैंक्स ने एक्सप्लेन कर दिया था, कि जो उसका थ्योरेटिकल फार्मूला आया था वो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ 100% मैच कर गया। ठीक है, तो इससे इसका मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें पता चल गया, क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है वो हम क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम प्लैंक्स लॉज को ड्राइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।